हेलो। हेलो। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, चलो बेटे आवाज आ रही है, वेरी गुड, क्लास शुरू कर सकते हैं। हाँ सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रियली वेरी सॉरी, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया था, इंटरनेट कनेक्शन बड़ा अनस्टेबल दिखा रहा था, इसीलिए क्लास शुरू होने में थोड़ा सा लेट हो गया। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। आइए बेटे आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है सर, आज की क्लास शुरू करो जल्दी से यार, ये और नया क्या है। हाँ सुनो बेटे, कल की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर चुके थे बेटे? गुड मॉर्निंग, मेरे हिस्से का गुड मॉर्निंग दो। पारस, उत्कर्ष, बेटे मेरे हिस्से का गुड मॉर्निंग दो। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग उत्कर्ष, वेरी गुड बेटे। पारस कहां हो? पारस ठीक है सर, बस सर यहीं कहीं हूं आसपास में, चाय लेने गया था सर। ठीक है, चाय लेने गए, ओके। अरे यार, हाँ कल तक बेटे हम अपनी क्लास के अंदर क्या डिस्कस कर चुके थे, जल्दी से देखेंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने कहा था बेटे जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे वो करेंगे हम बिजनेस के लिए। अब बिजनेस के अंदर दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है बेटे, बिजनेस के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है आपका एक्सपेंस, और बिजनेस के अंदर दूसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है आपकी रिसिप्ट। हमने कहा था हम अकाउंटिंग करने के लिए एक्सपेंसेस को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द एक्सपेंसेस इन टू कैटेगरीज। पहली कैटेगरी, इसके अंदर पहली कैटेगरी होगी, हम ढूंढेंगे कि कौन से खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंस हैं, कौन से खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंस हैं और कौन से खर्चे हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। किन खर्चों को हम रेवेन्यू एक्सपेंस कहें और किन खर्चों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहें। साथ में हमने कहा हम रेवेन्यू को भी दो, रिसिप्ट को भी दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। दो कैटेगरी में डिवाइड करते समय हम ढूंढेंगे कि हमें जो पैसा मिल रहा है या हमें जो फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं उनमें से कौन सी रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट होगी, जिसको हम लोग सिंपली रेवेन्यू कह के ही पुकारते हैं, और कौन से रिसिप्ट हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट होगी। कौन सी रिसिप्ट हमारे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट होगी और कौन सी रिसिप्ट हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट होगी, इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। सवाल ये था कि सर क्यों करेंगे, क्यों इसीलिए करेंगे, कल मैंने इसका डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था कि अब रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू रिसिप्ट्स को कंपेयर करके जितना हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ है उसको अपनी रेवेन्यू रिसिप्ट से कंपेयर करके हम निकालेंगे बेटे प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑफ बिजनेस। बिजनेस ने बेटे क्या कमाया और बिजनेस ने क्या गंवाया, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑफ द बिजनेस, इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंपेयरिंग रेवेन्यू रिसिप्ट एंड द रेवेन्यू एक्सपेंस। ठीक उसी तरीके से हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट्स को कंपेयर करके कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी, हमारी माली हालत कैसी है, हमारा बिजनेस दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, पहले से अमीर होता जा रहा है, या हमारा बिजनेस पहले से गरीब होता जा रहा है, हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज पहले से बढ़ रहे हैं कि हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज पहले से कम होते चले जा रहे हैं, ये भी हमने यहां पर चेक करना है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। इसके बाद अगर मैं इन सब की बात करूं तो इस सब के लिए हमें प्रॉपर क्लासिफिकेशन करनी जरूरी है। सबसे पहले मैंने कहा था हम बेटे कंसंट्रेट करेंगे किसके ऊपर, हम सबसे पहले कंसंट्रेट करेंगे एक्सपेंसेस में। हम एक्सपेंसेस को क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे, कौन से एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन से एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है सर। सर इसकी क्लासिफिकेशन कैसे होगी, इसको क्लासिफाई करने के लिए बेटे आपके पास में 5 अलग अलग पैरामीटर होंगे। सर 5 पैरामीटर कौन कौन से होंगे, ये होंगे बेटे आपके 5 अलग अलग पैरामीटर। सबसे पहले तो देखना पड़ेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो नेचर होता है, बिजनेस के अंदर हम जो मेन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पर भी डिसाइड किया जा सकता है कि कौन से एक्सपेंस रेवेन्यू है और कौन से एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दूसरा इसका पैरामीटर है रिकरिंग नेचर ऑफ द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का रिकरिंग नेचर यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है, रिकरिंग नेचर को आप कह सकते हैं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांजैक्शन।
व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन या इवेंट कितने बार होते हैं, बार बार होते हैं कि कभी कभार होते हैं, कई साल में एक बार होते हैं, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांजैक्शन, ये भी कई बार एक पैरामीटर बन जाता है डिसाइड करने के लिए कि ये एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस है कि कैपिटल एक्सपेंस है। अगला बेटे पर्पस ऑफ एक्सपेंस, हम ये पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं, दैट इज द पर्पस ऑफ एक्सपेंस। उसके बाद होता है इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी, क्या हमारी ये रेवेन्यू को बढ़ाने की ताकत को, हमारी रेवेन्यू की या हमारे और फ्यूचर में ज्यादा पैसे कमाने की ताकत को बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। कई बार हम इसी का जो टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं उसको कहते हैं एंड्यूरिंग बेनिफिट, एंड्यूरिंग बेनिफिट। उसके बाद अगला जो एक मैटर है वो है मटेरियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व। मटेरियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व का मतलब यहां पर है कि आपके जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कितने हैवी अमाउंट के हैं। हो सकता है कि आपके ट्रांजैक्शन बड़े छोटे से अमाउंट के हों, नॉमिनल अमाउंट के हों, बिल्कुल नहीं के बराबर वैल्यू के हो, या हो सकता है कि आपके ट्रांजैक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, मॉनेटरी वैल्यू बहुत ज्यादा हो। सो दीज आर द 5 डिफरेंट पैरामीटर्स on the basis of which we are going to identify whether the particular expense is the revenue expense or the capital expenditure। ठीक है सर, आगे चलो फिर, ठीक है आगे चलते हैं। सर इनमें से पहला पॉइंट कौन सा लेना चाहिए? बेटे वैसे तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है नेचर ऑफ बिजनेस, लेकिन मुझे पहला पॉइंट अगर वो लेना चाहिए तो वो लेना चाहिए डी, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन मैं अक्सर देखता हूं, ट्रू एंड फॉल्स के अंदर एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता ही आता है। जितने भी क्वेश्चन देखता हूं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो इसी पॉइंट पे बेस्ड होते हैं। और कायदे से अगर देखा जाए तो बचे हुए जितने पॉइंट हैं 1 2 3 और ये जो चारों पॉइंट हैं, ये चारों पॉइंट कहीं ना कहीं इसी पॉइंट से निकल के आते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो डिस्कस होगा वो होगा इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस पैरामीटर। अरे यार हाँ, अब हम बात कर रहे हैं दोस्त यहां पे पैरामीटर्स की। पैरामीटर्स फॉर, मेरी उम्मीद है बेटे आप लोग मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे, क्योंकि आप ये जो नोट्स बनाएंगे यही आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। इसीलिए जैसे जैसे बेटे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे आप लोग मेरे साथ में लिखते चले। हाँ, मैं जो एग्जांपल लिख रहा हूं आप शायद उसको चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन बाकी चीजें आप मेरे साथ साथ लिखेंगे, ठीक है सर। पैरामीटर फॉर क्लासिफाइंग एक्सपेंस इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल। किसी भी खर्चे को रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर हैं? इसके अंदर सबसे पहला पैरामीटर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है दोस्त हमारा इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। जो खर्चा बेटे हम कर रहे हैं वो खर्चा हमारे बिजनेस की रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता। यानी मुद्दे पे अगर मोटे मोटे तौर पे देखना है तो ये देखना है कि हम जो खर्चा कर रहे हैं उन खर्चों से जो भी आप पैसे खर्च करते हैं, बेटे याद रखें एक्सपेंस। जब भी आप कोई भी पैसा खर्च करते हैं, अब इसको थोड़ा सा अपने प्रैक्टिकल लाइफ से एसोसिएट करके देखो। जब भी आप कोई भी पैसे खर्च करते हैं तो किसी भी पैसे को खर्च करते समय आप उसमें कोई बेनिफिट ढूंढते हैं। अगर मैं एक श्रूड बिजनेसमैन की बात करूं, एक बड़े टिपिकल बिजनेसमैन की बात करूं, तो जो टिपिकल बिजनेसमैन होता है बेटे वो एक पैसा भी बिना बेनिफिट के खर्च नहीं करता। अगर उसको ऐसा लगता है कि मैं इस पैसे को खर्च कर रहा हूं, इससे मुझे फलाना फलाना बेनिफिट मिलेगा, तो डेफिनेटली वो पैसे को खर्च करेगा। लेकिन अगर आप उससे कहो कि आप इस पैसे को खर्च करो लेकिन इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, तो डेफिनेटली बेटे वो बिजनेसमैन कभी पैसा खर्च करेगा ही नहीं, ये गारंटी है। आप खुद सोचो ना, आप खुद अगर पैसे खर्च करते हो तो क्या उसके बदले में आपको कोई ना कोई बेनिफिट चाहिए कि नहीं चाहिए? सर बिल्कुल चाहिए। आप बेटे अगर एक कप चाय पीने जाते हैं, वहां पर भी अगर आप 10 रुपए खर्च करते हैं, तब उस कंडीशन में आपको बेनिफिट यह मिलता है कि आप एक कप चाय लेंगे, एक कप चाय पिएंगे, अपने दोस्तों के साथ थोड़ी सी मटर गश्ती करेंगे और यही आपका बेनिफिट है। तब जाके आप तैयार होते हैं एक कप चाय के लिए 10 रुपए खर्च करने के। तो जब आप एक 10 रुपए को खर्च करने के लिए इतना सोचते हैं, तब तो बेटे बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाने ही बैठा है। वो बिना बेनिफिट के एक भी पैसा कैसे खर्च कर सकता है? तो अल्टीमेटली जब भी आप किसी भी पैसे को खर्च करते हैं, आप उसमें ढूंढते हैं कि इस खर्चे के कारण मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। और ये बेनिफिट आपको 2 अलग अलग तरीके से मिल सकता है। सर 2 अलग अलग तरीके से? हां, या तो बेटे आपको
इन खर्चों के कारण जो बेनिफिट मिलेगा, अरे यार हो सकता है कि बेटे इन खर्चों के कारण आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो बेनिफिट हो शॉर्ट टर्म बेनिफिट। शॉर्ट टर्म बेनिफिट, या तो हो सकता है कि आप जो पैसे खर्च कर रहे हैं उससे आपको जो बेनिफिट मिले वो होगा आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट। सर ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा खर्चा हमारे लिए शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, कौन सा खर्चा हमारे लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट है? हां सुनो, अकाउंटिंग के अंदर बेटे एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ये कहता है कि जनरली आपके बिजनेस का अकाउंटिंग का, एक बिजनेस का अकाउंटिंग करने के लिए जो एक साइकिल होगा, पीरियड होगा, वो जनरली 12 महीनों का होगा। यहां पे बात कर रहा हूं बेटे अकाउंटिंग के अंदर यूज किए जाने वाले पीरियड्स की, तो इसके अंदर एक हमारा इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। कल बेटे हमने डिस्कस किया था मैचिंग कंसेप्ट, आज हम ये दूसरा कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, वो है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहता है कि आप अपनी अकाउंटिंग करने के लिए बिजनेस का जो पूरा लाइफ साइकिल है, बिजनेस का जो टोटल टाइम पीरियड है, उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे। भाई कायदे से हो सकता है कि आपका बिजनेस यहां से शुरू हो, यह है आपके बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से आपने अपना बिजनेस शुरू किया। कभी ना कभी 10 साल, 15 साल, 50 साल, 100 साल, 500 साल बाद कभी ना कभी तो बेटे आपका बिजनेस बंद हो गई होगा, तो यह होगा आपके बिजनेस का एंड। यहां पर अब ये जहां से आपका बिजनेस शुरू हुआ है और जहां पे आपका बिजनेस खत्म होगा, ये लाइफ साइकिल कितना बड़ा होगा? मे भी ये हो सकता है 5 साल का हो, मे भी हो सकता है 50 साल का हो, मे भी हो सकता है 500 साल का हो, कुछ भी हो सकता है। अब अकाउंटिंग कैसे करें? अकाउंटिंग करने के लिए हमको एक सहूलियत दी गई कि आप बिजनेस के जो पूरी टोटल लाइफ साइकिल है, टोटल लाइफ टाइम है, इस टोटल लाइफ टाइम को आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। All the lifetime of the business is to be divided by in the smaller period। अब ये पीरियड कितने का हो, कितने छोटे छोटे पीरियड में बांटें? तो हमारा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहता है कि जब आप बिजनेस के टोटल लाइफ टाइम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे तो आपका ये हिस्सा बंटवारा लगभग 12 महीनों के आसपास का होना चाहिए। यानी जनरली द अकाउंटिंग पीरियड शुड कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ, ऐसा हमारी अकाउंटिंग में लिखा हुआ है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि सोचो ना बेटे, आप जो बिजनेस करते हैं उसी का कंपटीशन वाला बिजनेस मैं भी करता हूं, बिल्कुल सेम कॉम्पिटिंग बिजनेस कर रहा हूं। आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करते हैं, मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12 मंथ के लिए कैलकुलेट करते हूं। तो ऐसी कंडीशन में क्या आपके प्रॉफिट को मेरे प्रॉफिट से कंपेयर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आपने रेवेन्यू लिखा 6 मंथ का, आपने खर्चे लिखे 6 मंथ के, तो आपका प्रॉफिट भी 6 मंथ का कैलकुलेट हुआ। लेकिन बेटे मैंने रेवेन्यू लिखा है 12 मंथ का, मैंने एक्सपेंसेस लिखे 12 मंथ के, तो मेरा जो प्रॉफिट निकलेगा वो भी तो 12 मंथ का निकलेगा। तो यहां पे कहीं ना कहीं कंपेरेबिलिटी खत्म हो जाएगी, आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, जिसके बेसिस पर मोस्ट ऑफ द बिजनेस डिसीजंस होते हैं। इसीलिए क्योंकि सबकी अकाउंटिंग लगभग एक जैसी रहे, ताकि सारी कंपनी अपने रिजल्ट्स को दूसरी कंपनियों के रिजल्ट से कंपेयर कर सके, इसलिए एक बना पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। और इन्होंने कहा कि भाई आपका जो अकाउंटिंग पीरियड होगा जनरली वो 12 मंथ का होगा। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है वो लिखा है जनरली, जनरली वो 12 मंथ का होना चाहिए। सर मतलब इसके बेटे कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हो सकते हैं। सर एक्सेप्शनल केसेस मतलब? हां, हमारा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहता है कि आपका अकाउंटिंग पीरियड वैसे तो 12 महीने का होना चाहिए, लेकिन एडवर्स कंडीशन में, एक्सेप्शनल सिचुएशन में आप अपने अकाउंटिंग पीरियड को 12 महीने से कम भी कर सकते हैं, अकाउंटिंग पीरियड को 12 महीने से ज्यादा भी कर सकते हैं। सर वैसा कब कर सकते हैं? सुनो, अगर मान लो आप ये चाहते हैं कि आपका अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से शुरू हो और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक खत्म हो, ये जो होता है ना 12 मंथ, इसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड जनरली होना चाहिए 12 मंथ का। अब अकाउंटिंग पीरियड कौन कौन से होते हैं? इसके अंदर सबसे पहला जो चलने वाला अकाउंटिंग पीरियड है वो है बेटे कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर जो शुरू होता है 1 जनवरी से, किसी भी साल के 1 जनवरी से शुरू होगा और ये खत्म होगा 31 दिसंबर पे। दूसरा होता है बेटे इसके अंदर फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा बेटे 1 अप्रैल ऑफ करंट ईयर, तो खत्म होगा 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। इस साल 1 अप्रैल से ये शुरू होता है और अगले साल ये 31 मार्च पे जाके खत्म होता है, तो लगभग 12 मंथ हो जाते हैं। उसके बाद थर्ड होता है इसके अंदर एकेडमिक ईयर।
एकेडमिक ईयर ये शुरू होता है बेटे 1 जुलाई ऑफ करेंट ईयर, तो खत्म होगा अगले साल 30 जून ऑफ नेक्स्ट ईयर को। ये अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड हो सकते हैं। अब आप इनमें से जो अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करना चाहें करें, क्योंकि लगभग सारे के सारे अकाउंटिंग पीरियड जनरली 12 महीने के होते हैं। यहां पे लगभग सारे के सारे अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने के होते हैं। तो अब सवाल यह आता है कि सर ये एक्सेप्शनल कंडीशन में कब हम अपने अकाउंटिंग पीरियड को 12 मंथ से कम कर सकते हैं, कब हम अपने अकाउंटिंग पीरियड को 12 मंथ से ज्यादा कर सकते हैं। तो एक्सेप्शनल कंडीशन कहती है कि हो सकता है कि जब आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो जिस समय आपने बिजनेस शुरू किया है उस समय का पहला अकाउंटिंग पीरियड आपका 12 मंथ से कम भी हो तो भी चलेगा, और या तो फिर 12 मंथ से ज्यादा हो तो भी चलेगा। सर ऐसा क्यों होता है? भाई सुनो, हो सकता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा अकाउंटिंग पीरियड हो कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर शुरू कहां से होना है? 1 जनवरी से, लेकिन मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया 1 जुलाई से। अब मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया 1 जुलाई 2019 से, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा अकाउंटिंग पीरियड हो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा बेटे जो पहला अकाउंटिंग पीरियड है, फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, इसको हम एक काम करते हैं 1 जुलाई 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक का रखते हैं। यानी पहला अकाउंटिंग पीरियड कितने का हो गया मेरा? 6 मंथ का हो गया। उसके बाद अगला अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी 2020 से शुरू करेंगे और 31 दिसंबर 2020 पे लाके खत्म कर देंगे। तो फिर इसके आगे आने वाले अकाउंटिंग पीरियड जितने हैं वो सारे के सारे फिर कंटिन्यूअसली 12 महीने के चलते रहेंगे। तो एक्सेप्शनल कंडीशन में आपका अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ से कम का भी हो सकता है, ज्यादा का भी हो सकता है। जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तब, या हो सकता है जब आप अपने बिजनेस को बंद कर रहे हैं तब। बंद करते समय भी आपका अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ से कम या ज्यादा का हो सकता है। उसके बाद पार्टनरशिप के अंदर कभी अभी पढ़ा होगा, सर ये क्लास कितने बजे होती है? बेटे ये क्लास डेली 9 o'clock होती है। अगर आप इस क्लास को अटेंड करना चाहते हैं, 15 दिन की क्लास बेटे डेमो क्लासेस हैं अनमोल, अगर आप इन क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं तो मैं नीचे आप जो देख रहे हैं उसमें वहां पर एक नंबर होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, या हमारे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम लिख के हाय का मैसेज भेज दें और वहां पर लिख दें प्लीज ऐड मी इन द ग्रुप ऑफ नवंबर 2021 बैच। ये सीए फाउंडेशन नवंबर 2021 बैच है, इस ग्रुप में आपको भी ऐड कर लिया जाएगा। तो जो क्लासेस होती हैं उसकी लिंक डेली आपको फिर यहां पर मिलती रहेंगी। आगे चलते हैं। हाँ बेटे, तो अल्टीमेटली उसके बाद के सारे अकाउंटिंग पीरियड फिर 12 महीने के कंटिन्यू चलते रहेंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, या जब आप अपने बिजनेस को बंद कर रहे हैं, या कभी आपकी ऐसी कोई कानूनी मजबूरी हो गई, लीगल रिक्वायरमेंट हो गई कि आपको 3-3 महीने के फाइनेंशियल डेटा प्रेजेंट करने, 6 मंथ के फाइनेंशियल डेटा प्रेजेंट करने, जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर जितनी कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं वो अपने क्वार्टरली रिजल्ट प्रेजेंट करती है, हर 3 महीने का प्रॉफिट या लॉस निकाल के बताती हैं। सर प्लीज गिव मी नंबर, ये लो बेटे नंबर ये लो, 8975003156, ये है बेटे व्हाट्सएप नंबर। इस पे हाय भेज देना तो फिर आपको भी ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और आपको भी फिर डेली मैसेज आते रहेंगे। आगे चलते हैं बेटे। फर्स्ट उसके बाद स्टॉक मार्केट के अंदर जितनी लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो लिस्टेड कंपनीज भी अपने 3-3 महीने के फाइनेंशियल डेटा या रिजल्ट प्रेजेंट करती हैं। ये उनकी स्टॉक मार्केट की कंपल्शन होती है कि हर 3 महीने में कम से कम आपको एक क्वार्टर का प्रॉफिट या लॉस निकाल के बताना पड़ेगा। तब उनके लिए 3-3 महीने एक अकाउंटिंग पीरियड बन जाते हैं। तो अंडर द लीगल रिक्वायरमेंट या एक्सेप्शनल कंडीशन आपका अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ से कम या ज्यादा का हो सकता है, लेकिन जनरली ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस जो अकाउंटिंग पीरियड होगा वो 12 मंथ का होगा। तो हमने बेटे बेंचमार्क किसको मान लिया? 12 मंथ को अपना एक बेंचमार्क मान लिया। अब सवाल आता है कि सर इसका हमारे एक्सपेंसेस की क्लासिफिकेशन से क्या लेना देना है? तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक, सुनो, अगर आपको जो बेनिफिट मिल रहे हैं, अगर आप पैसे खर्च कर रहे हो, तो अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं विद इन 12 मंथ, अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो पक्की बात है आप बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर आप बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में ऐसा लगता है कि मैंने इस पैसे को खर्च किया और मुझे इससे अगले 12 महीने के अंदर अंदर बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद मैं इस खर्चे के कारण और फ्यूचर में बेनिफिट की उम्मीद नहीं कर सकता। यानी आज मैंने पैसे खर्च किए, इन द नेक्स्ट 12 मंथ मुझे इसका बेनिफिट मिल जाएगा, इससे ज्यादा मुझे इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो हम कहते हैं कि ये हमारा शॉर्ट टर्म बेनिफिट वाला खर्चा है। और अगर ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट वाला खर्चा है दोस्त, तो फिर इसको हम कहना शुरू कर देते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। ये आपके लिए बेटे बेंचमार्क है।
अगर किसी भी खर्चे के साथ में फंस जाओ, डिसाइड ना कर पाओ कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो सिर्फ एक बात सोचनी है कि क्या मुझे इस खर्चे से शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलेगा या मुझे इस खर्चे से लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। सर एग्जांपल देके समझाओ। मैंने कहा ये लो एग्जांपल। बेटे मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, बताओ अगर मैंने रॉ मटेरियल खरीदा है तो मुझे इससे शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलने वाला है कि लॉन्ग टर्म। बेटे मैं आंसर की उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोगों से, चैट बॉक्स में आपके मैसेज की तरफ देख रहा हूं, उम्मीद है कि आप लोग आंसर देंगे। ठीक, हाँ बताओ बेटे, अगर मैंने रॉ मटेरियल खरीदा है तो ये रॉ मटेरियल से जो मुझे बेनिफिट मिलेगा वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलेगा कि लॉन्ग टर्म। हाँ सर शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलेगा। वेरी गुड बेटे, क्या बात है। और अगर ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट देने वाला खर्चा है, सर शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्यों? क्योंकि मैंने आज रॉ मटेरियल खरीदा, मेरी उम्मीद है जल्दी से जल्दी इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करो। ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया, मेरी फिर उम्मीद है जल्दी से जल्दी ये फिनिश गुड्स कस्टमर को बिके, मैं अपना प्रॉफिट लूं और घर जाऊं। इसका मतलब मैं जल्दी से जल्दी रॉ मटेरियल का बेनिफिट ले लेना चाहता हूं, और एक बार अगर मैंने बेनिफिट ले लिया तो मुझे बार बार इसके बेनिफिट फिर नहीं मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में दोस्त यहां पर ये जो खर्चा होगा ये मेरे लिए शॉर्ट टर्म बेनिफिट वाला है। चलो दूसरा एग्जांपल। अगर मान लो बेटे मैंने किसी को अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की, तो इसका शॉर्ट टर्म बेनिफिट है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट है? बताओ बेटे। मैंने अगर अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की है तो इसका शॉर्ट टर्म बेनिफिट है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट? सर शॉर्ट टर्म बेनिफिट होगा। कैसे? सर हम एक एम्प्लॉय को सैलरी पे करते हैं, उसके बदले में वो हमारे पास 1 महीने काम करता है, फिर अगर मुझे और उससे आगे बेनिफिट चाहिए तो मुझे उसको और सैलरी पे करनी पड़ेगी। यानी इसका मतलब मुझे जो भी सैलरी का खर्चा कर रहा हूं उस खर्चे के कारण मुझे विद इन 12 मंथ तो बेनिफिट मिल जाएंगे, लेकिन उसी खर्चे के कारण फ्यूचर में बेनिफिट की उम्मीद मैं नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये मेरे शॉर्ट टर्म बेनिफिट देने वाले खर्चे हैं, और अगर ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट देने वाले खर्चे तो ये सारे खर्चे को मैं क्या कह देता हूं? रेवेन्यू एक्सपेंस कह देता हूं। तो पहली बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है वो सिर्फ अगले 12 महीनों तक मिलेगा, विद इन 12 मंथ आप उसका बेनिफिट ले लेंगे, बेनिफिट को आप कंज्यूम कर लेंगे, और अगर आपको फिर से बेनिफिट चाहिए तो ये पैसा फिर से खर्च करना पड़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में ये खर्चा हो जाता है आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंस। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जिनसे मिलने वाला बेनिफिट फ्यूचर तक जाता है। सर मतलब बेनिफिट्स extends for more than 12 month। जो बेनिफिट है वो हमारे 12 महीने से ज्यादा समय तक एक्सटेंड होते रहते हैं। सर मतलब ठीक से समझाओ। भाई आज मेरा बिजनेस है, मैंने अपने बिजनेस के लिए, सोचो ना बेटे यहां से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे सामने क्या है? मेरे सामने बेटे कैमरा लगा हुआ है, काफी महंगा कैमरा लगा हुआ है। मेरे सामने बेटे 1 2 3 4 बेटे मेरे सामने कंप्यूटर के मॉनिटर लगे हुए, 2 यहां पर इतने हैवी सीपीयू लगे हुए, पूरा का पूरा यहां पे फर्नीचर बना हुआ है। मैंने इन सबके ऊपर खर्च किया है बेटे। अब मैंने इन सबके ऊपर पैसा खर्च किया, तो क्या मुझे इसका बेनिफिट सिर्फ 12 मंथ तक मिलेगा, या मुझे इस साल भी इसका बेनिफिट मिलेगा? नेक्स्ट ईयर भी जब मैं क्लासेस लूंगा तो मैं इन्हीं इकोनॉमिक रिसोर्सेज को, इन्हीं एसेट्स को यूज करूंगा। सर आप तो इसको फ्यूचर में भी यूज करोगे, यानी मुझे करंट ईयर में तो इसका बेनिफिट मिलेगा ही, और साथ में 12 महीने से ज्यादा पीरियड में नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर मुझे फ्यूचर में भी इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। यानी कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनसे आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है वो बेनिफिट आपका 12 मंथ से ज्यादा पीरियड तक एक्सटेंडेड होगा, 12 मंथ से ज्यादा पीरियड तक आपको इनका बेनिफिट मिलता रहेगा। और अगर ये बेनिफिट आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट है तब इस कंडीशन में इसको हम लोग कहते हैं बेटे कैपिटल एक्सपेंडिचर। They are known as capital expenditure. They are known as capital expenditure. चलो फॉर एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल देके समझाओ। ये लो बेटे, अगर मान लो मैंने अपने बिजनेस के लिए मशीन खरीदी, तो बताओ बेटे ये मशीन मेरे लिए शॉर्ट टर्म एक्सपेंस है कि लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर होना चाहिए? बताओ बेटे, अगर मैंने कोई मशीन खरीदी अपने बिजनेस में यूज करने के लिए कि मैं इस मशीन को लगाऊंगा और इस मशीन को यूज करके अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूंगा, उत्कर्ष का आया आंसर लॉन्ग टर्म। पारस बताओ बेटे तुम्हारा क्या विचार बनता है? अगर हमने कोई मशीन खरीदी है तो इस मशीन से हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट एक्सपेक्ट करते हैं कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर सीधी बात है, हमने मशीन खरीदी है तो करंट ईयर में भी इस मशीन को यूज करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, फिर अगले साल भी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर भी इस मशीन को हम लोग कंटिन्यूअसली यूज करते रहेंगे, और इससे हम यहां पर कुल मिला के लॉन्ग टर्म बेनिफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर यह होता है कि अगर आप इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मशीन खरीदी बेटे आपने, हो सकता है फर्नीचर खरीदा,
हो सकता है कि आपने किसी तरह का कोई व्हीकल खरीदा हो, ट्रक खरीदा हो, मोटर वैन खरीदी हो, डिलीवरी वैन खरीदी हो, और हो सकता है कि आपने कोई लैंड खरीदा हो, आपने हो सकता है कि कोई बिल्डिंग खरीदी हो अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, चलाने के लिए। तो ये जो सारे खर्चे होते हैं, ये सारे खर्चे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाले होते हैं। तो सिंस दीज एक्सपेंसेस आर गिविंग यू द लॉन्ग टर्म बेनिफिट, देयरफॉर दे आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर, अब ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट और लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाली बात तो समझ में आ गई, लेकिन आप तो कह रहे थे रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। हाँ, अब ये रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी के ऊपर कैसे इंपैक्ट डालेगा? भाई अगर मैंने रॉ मटेरियल खरीदा है तो मैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूंगा, फिनिश गुड्स को बेचूंगा, एक बार मुझे पैसे मिल गए, बात खत्म हो गई। अगर मैंने सैलरी पे की है तो मैंने एम्प्लॉय से काम करवाया, उसकी सर्विसेज ली, उसकी सर्विसेज से मैं जो प्रॉफिट कमा सकता हूं वो प्रॉफिट मैंने कमा लिया, बात खत्म। आगे मुझे और रेवेन्यू जनरेट करना है, आगे मुझे और इनकम कमानी है, तो मुझे सैलरी को अपने पास, एम्प्लॉय को अपने पास परमानेंट रखना पड़ेगा, हर मंथली उसको सैलरी पे करनी पड़ेगी, बार बार मैं उसको सैलरी पे करता जाऊंगा, बार बार मैं उससे बेनिफिट लेता जाऊंगा, और उससे मैं अपना जो डेली का रेवेन्यू वो तो जनरेट कर लूंगा, लेकिन एक बार सैलरी पे करके अगले 5 साल 10 साल तक रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता मैं। तो जो शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस होते हैं उनकी रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी सिर्फ 12 मंथ तक होती है। जो आप एक्सपेंसेस इनकर्ड कर रहे हैं, जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं, उससे आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलने वाला है। इसका मतलब उनकी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी अप टू 12 मंथ है, उससे ज्यादा की नहीं है। लेकिन अगर आप कोई खर्चा कर रहे हैं जिससे आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट एक्सपेक्ट करते हैं, तो होगा क्या? आप उस खर्चे को हर साल दर साल इस्तेमाल करते जाएंगे, उन चीजों को आप साल दर साल इस्तेमाल करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मशीन, मैंने मशीन पे पैसे खर्च कर दिए, इस साल भी मशीन को यूज करूंगा, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूंगा, फिनिश गुड्स को बेचूंगा, और जब मैं फिनिश गुड्स को बेचूंगा तो मैं अपने मशीन के खर्चे को भी तो उससे रिकवर करूंगा। और जब तक ये मशीन चलती रहेगी तब तक ये मशीन रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती रहेगी, फिनिश गुड्स हम बेचते रहेंगे, और वहां से हम रेवेन्यू जनरेट करते रहेंगे। तो मुद्दा यहां पर यह है कि जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी रेवेन्यू जनरेशन, फ्यूचर की रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी को अगर बढ़ाएं, ऐसा लगता है कि इस खर्चे को करने के कारण हम प्रेजेंट में तो ज्यादा कैश इनफ्लो जनरेट करेंगे, प्रेजेंट में तो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे ही करेंगे, लेकिन फ्यूचर में भी इससे हमारी प्रॉफिट कमाने की ताकत, रेवेन्यू जनरेट करने की ताकत अगर हमारी बढ़ जाएगी, तो ऐसे खर्चों को हम लोग कहने लगते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पहला बेंचमार्क है बेटे, यहां पे पहला पैरामीटर है इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी। ठीक है सर। उसके बाद यहीं पर एक नया सवाल और भी खड़ा होता है कि सर क्या अगर मशीन लिखी हो तो इसको हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेना चाहिए, या कभी हमने फर्नीचर का कोई खर्चा दिया हो तो इसको हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेना चाहिए, या कभी लैंड एंड बिल्डिंग लिखी हो या कभी व्हीकल लिखा हो तो क्या इसको हमेशा नाम देख के कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेना चाहिए? तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा गलत काम ना करें। सबसे पहले तो आपको चेक करना चाहिए क्या उससे हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड्यूरिंग बेनिफिट हमें मिल सकता है। एंड्यूरिंग बेनिफिट का मतलब फ्यूचर में भी क्या आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। ये तो हो गया पहला पैरामीटर। लेकिन आप बोलो कि सर नाम लिखा है तो नाम के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा खर्चा रेवेन्यू और कैपिटल है, तो ऐसा मत करना बेटे। इसके लिए दूसरा पैरामीटर है, अब आपको चेक करना पड़ेगा नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर क्या है? What is the nature of business? बिजनेस का नेचर क्या होगा सर? मतलब सुनो, एक आदमी है जो, एक कंपनी है जो ट्रक बना के बेचती है, ट्रक मैन्युफैक्चरर। फॉर एग्जांपल बेटे मैं ले लेता हूं टाटा मोटर्स। बेटे टाटा मोटर्स का काम क्या सर? टाटा मोटर्स का तो यही काम है, ट्रक बनाओ, ट्रक बना के बेचो। हाँ, यानी बेटे टाटा मोटर्स वाले रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिनिश गुड्स क्या होता है इनके लिए? ट्रक। और टाटा मोटर्स की उम्मीद है जितनी जल्दी ग्राहक आ जाए उतनी जल्दी हमारा ट्रक बिक जाए और हम इससे प्रॉफिट कमा लें। बताओ बेटे, अगर टाटा मोटर्स वाले इस उम्मीद से किसी ट्रक को बना रहे हैं कि बस ये कंप्लीट हो जाए और कस्टमर आ जाए, हम उसको बेच दें और प्रॉफिट कमा लें, तो बताओ बेटे टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट की इससे शॉर्ट टर्म बेनिफिट की उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट की उम्मीद है? बताओ बेटे, व्हाट द टाटा मोटर्स इज एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर? टाटा मोटर बेटे इस खर्चों से शॉर्ट टर्म बेनिफिट की उम्मीद कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट की उम्मीद कर रहे हैं? सर सीधी बात है, वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी सामान को बेच देंगे, तो डेफिनेटली वो यहां पर शॉर्ट टर्म बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर शॉर्ट टर्म बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उन्होंने जो ट्रक बनाए हैं
और ट्रक बना के जो उन्होंने अपनी इन्वेंट्री में, अपने स्टॉक में, अपने गोडाउन में रखे हैं कि जैसे ही कस्टमर आ जाएगा वैसे ही हम उसको बेच देंगे और प्रॉफिट कमा लेंगे, इसके अगेंस्ट में वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दे आर एक्सपेक्टिंग द शॉर्ट टर्म बेनिफिट। और अगर शॉर्ट टर्म बेनिफिट है तो जो ट्रक टाटा मोटर के गोडाउन में रखे हुए हैं वो ट्रक टाटा मोटर्स के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। दे आर एक्सपेक्टिंग द शॉर्ट टर्म बेनिफिट। तो जितने भी ट्रक उन्होंने बनाए उनके गोडाउन में रखे हुए हैं जो अभी तक नहीं बिके, वो उनके लिए रेवेन्यू एक्सपेंस होंगे। हम ऐसे ट्रक जो उनके गोडाउन में रखे हुए उनको कहने लगते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री। तो ये उनकी इन्वेंट्री होगी। जो ट्रक वो बना के बेच रहे हैं वो होंगे उनके लिए गुड्स। ठीक, अब इसके बाद अगर मैं इसी की बात करूं, मैं किसी एक ट्रांसपोर्टर की बात करूं, बेटे कह देता हूं यहां पे कह देता हूं यहां पर XYZ ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, XYZ ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है। एक नाम बेटे ऐड कई बार आपने सुना होगा, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। अब अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स की अगर बात करूं तो बेटे क्या इन्होंने ट्रक बेचने के लिए खरीदे? क्या ये ट्रक रीसेल करने के लिए खरीद रहे हैं? नहीं सर। अग्रवाल पैकर्स और मूवर्स वाले तो ये चाहते हैं कि हमारे पास में जो ट्रक होंगे हम उन ट्रक को यूज करेंगे हमारे कस्टमर के गुड्स को, सामान को, लगेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। कोई आदमी जब अपनी घर की शिफ्टिंग करता है तो अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स वाले अपने ट्रक भिजवाते हैं, पूरे घर का सामान खुद पैक करते हैं, खुद पैक करने के बाद ट्रकों के अंदर इसको लोड करते हैं और लोड करने के बाद अल्टीमेटली फिर ये भिजवा देते हैं सामने वाले की नई डेस्टिनेशन पे। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर ये जो अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स वालों के जो ट्रक हैं वो उन्होंने बेचने के लिए नहीं खरीद रखे, वो उनको अपनी सर्विसेज देने के लिए यूज करना चाहते हैं। तो दे आर यूजिंग द सेम ट्रक। बेटे वही ट्रक टाटा मोटर के गोडाउन में भी रखा हुआ है, लेकिन वो ट्रक या वो व्हीकल्स टाटा मोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो रेवेन्यू एक्सपेंस है, लेकिन वही ट्रक, वही व्हीकल अगर मैं अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, सो दे आर एक्सपेक्टिंग द लॉन्ग टर्म बेनिफिट। दे आर एक्सपेक्टिंग लॉन्ग टर्म बेनिफिट। और वो अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनके लिए फिर हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो नाम वही है बेटे, मैंने कहा ट्रक परचेज या ट्रक। तो अब ट्रक को क्या आप ये नहीं कह सकते कि सर नाम लिखा हुआ है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा ना। नॉर्मली क्या होता है, जनरली ट्रक बनाने वाली एक कंपनी होती है लेकिन उनके ट्रक को खरीदने वाले कई बिजनेस होते हैं। तो जो बड़ा हिस्सा है वो ट्रक को खरीद के अपने बिजनेस के अंदर यूज करने वालों का होता है। इसलिए हम जनरली ये कहते हैं कि भाई अगर हमें ये नहीं पता कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है तो हम मान लेते हैं कि बिजनेस कुछ इस तरीके का नेचर का है कि इन्होंने जो व्हीकल खरीदी होगी ये व्हीकल को अपने बिजनेस के अंदर लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्योंकि हर आदमी तो ट्रक खरीद के बेचने का बिजनेस नहीं करता ना। ट्रक खरीद के बेचने का या बना के बेचने का बिजनेस तो कुछ सिलेक्टेड कंपनियां ही करती हैं। वैसे ही अगर मैं इसके दूसरे एग्जांपल की बात करूं तो इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है बेटे फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, कई बेटे आपने एक नाम सुना होगा पेपर फ्राई। ये बेटे ऑनलाइन कंपनी है, ये अपने ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू फर्नीचर बेचती है। अब बेटे इस कंपनी का काम क्या है? इस कंपनी का काम है या तो बना बनाया फर्नीचर खरीदो और अपने ऑनलाइन स्टोर से बने बनाए फर्नीचर को बेचो, और या तो फिर इनका दूसरा, और या तो ये हो सकता है कि इनका काम ये हो कि रॉ मटेरियल खरीदते हो, रॉ मटेरियल से फर्नीचर बनाते हो, फिर फर्नीचर बनाने के बाद किसी और को बेचते हो। तो अल्टीमेटली इनका फिनिश गुड्स क्या है सर? इनका फिनिश गुड्स है फर्नीचर। लेकिन जब इन्होंने फर्नीचर खरीदा होगा और उस समय अगर इन्होंने सोचा होगा कि इस फर्नीचर को बेचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे, तो यहां पर भी इनका ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म बेनिफिट कमाने का है। तो ऐसी कंपनियों के लिए, ऐसे बिजनेसेस के लिए जो फर्नीचर बना के बेच रहे हैं, उनके लिए तो फर्नीचर रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया। लेकिन बेटे अगर मैं किसी मेडिकल शॉप वाले की बात करूं, मेडिकल शॉप वाले की बात करूं, अगर मैं किसी स्टेशनरी शॉप वाले की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मेडिकल शॉप और द स्टेशनरी शॉप, तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने भी फर्नीचर क्या रीसेल के लिए खरीद रखा है? क्या इन्होंने सोच रखा है कि आज फर्नीचर खरीदेंगे कल किसी को फर्नीचर बेच के प्रॉफिट कमा लेंगे? ना, इन्होंने तो ये सोच रखा होगा कि इस फर्नीचर को हम अपने बिजनेस के अंदर यूज करेंगे। हम जो गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं, इन गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने में
या हम जो सर्विसेज दे रहे हैं इन सर्विसेज को देने में हम इस फर्नीचर को लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज करेंगे, और अगर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज करेंगे तो फिर जिसने फर्नीचर खरीदा है, जो इसको अपने बिजनेस के अंदर यूज करना चाहता है, उसके लिए बन जाएगा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सिर्फ नाम के भरोसे, सर लैंड एंड बिल्डिंग का भी एक एग्जांपल दे दो, मैंने कहा ये लो लैंड एंड बिल्डिंग का भी अगर आपको एक एग्जांपल चाहिए तो इसका एग्जांपल भी हो सकता है, एक है बेटे रियल एस्टेट, रियल एस्टेट कंपनी। रियल एस्टेट कंपनी का काम क्या होता है, सर बड़ा सा एक लैंड खरीदो, उसकी प्लॉटिंग करो, छोटे छोटे प्लॉट बनाओ और उठा के प्लॉट बना के बेच दो। अब उन्होंने लैंड खरीदा है तो क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए खरीदा है? नहीं, वो तो अपने लैंड के छोटे छोटे हिस्से बनाएंगे, उसकी प्लॉटिंग करेंगे, जितनी जल्दी कोई कस्टमर आएगा उसको उठा के बेच देंगे। तो ये उनके लिए क्या हो गया, शॉर्ट टर्म बेनिफिट देने वाला खर्चा, तो फिर उनके लिए होगा रेवेन्यू एक्सपेंस। लेकिन अगर वही लैंड का एक हिस्सा, एक प्लॉट कोई एक बिजनेसमैन खरीदता है और बिजनेसमैन ये कहता है कि यहां मैं अपनी फैक्ट्री बनाऊंगा, तब उस कंडीशन में वो उस लैंड को बेचना नहीं चाहता, वो उस लैंड को अपने बिजनेस के लिए यूज करना चाहता है फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस, तो अल्टीमेटली वो बन जाएगा उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सिर्फ नाम को देख के आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा खर्चा रेवेन्यू होगा और कौन सा खर्चा कैपिटल होगा। तो ये था बेटे आपका दूसरा पैरामीटर, नेचर ऑफ बिजनेस। सर तीसरा पैरामीटर क्या है बेटे? तीसरा पैरामीटर है रिकरिंग नेचर। रिकरिंग नेचर, सर रिकरिंग नेचर मतलब बेटे ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसी। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो होती है, जो भी खर्चा आप करते हैं, वो खर्चा दो हिस्सों में हो सकता है, या तो बेटे उसका जो नेचर हो वो हो रिकरिंग नेचर, या तो रिकरिंग नेचर। आप जो बेटे पैसे खर्च कर रहे हैं शायद हो सकता है कि वो रिकरिंग नेचर का हो, और हो सकता है कि आप जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो नॉन रिकरिंग नेचर का हो। नॉन रिकरिंग नेचर, सर दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, रिकरिंग नेचर का मतलब होता है बेटे बार बार किया जाने वाला खर्चा, किया जाने वाला खर्चा। आप अगर कोई खर्चे को बार बार करते हैं तो इससे यह महसूस होता है, इससे यह फील होता है, इससे यह पता चलता है कि इन खर्चों से जो बेनिफिट मिलने वाला है वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। क्योंकि आप उस खर्चे को बार बार करते ही क्यों, ये सोचो ना 2 मिनट के लिए, व्हाई यू आर स्पेंडिंग द मनी अगेन एंड अगेन एंड अगेन। क्योंकि आपने कहा पैसा खर्च करो, इससे बेनिफिट मिल गया, फिर आपको ऐसा लगा कि नहीं यार और चाहिए बेनिफिट, तो फिर से पैसा खर्चा करो, फिर आपने बेनिफिट ले लिया, फिर आपने कहा नहीं और चाहिए बेनिफिट, तो फिर से पैसा खर्च करो। तो अगर ये खर्चा बार बार हो रहा है तो ये इस बात की एक इंडिकेशन होती है कि इस खर्चे से, इस एक्सपेंस के अगेंस्ट में हमें जो बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट हमारे लिए शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो सकता है। हालांकि अपने आप में एक परफेक्ट बेंचमार्क नहीं है, लेकिन ये आपको एक जनरल आइडिया जरूर दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी का खर्चा, आप अपने एम्प्लॉइज को बार बार हर महीने सैलरी क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि पहले हमने 1 महीने एम्प्लॉय की सर्विसेज दी, 1 महीने की सर्विसेज के बदले में सैलरी दे दी, फिर हमें उसकी और सर्विसेज चाहिए तो उसको फिर से सैलरी पे करनी पड़ेगी, फिर नेक्स्ट मंथ अगर उससे आपको बेनिफिट चाहिए तो फिर आपको और सैलरी पे करनी पड़ेगी। तो अगर जैसे एडवर्टीजमेंट का खर्चा, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो सेलिंग एक्सपेंस हो गए, रिपेयर के एक्सपेंसेस हो गए, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हो गए, डिस्काउंट, हम जो कैश डिस्काउंट अपने कस्टमर को देते हैं, बार बार ये खर्चा करते हैं, जो रेंट पे करते हैं, जो इंटरेस्ट पे करते हैं, ये खर्चे हम बार बार करते हैं। बार बार करने से एक इंडिकेशन या एक हिंट जरूर मिलता है कि इन खर्चों को बार बार कर रहे हैं, इसका मतलब इससे जो बेनिफिट मिलने वाला है वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो सकता है। और अगर वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो सकता है तो ऐसी कंडीशन में इन एक्सपेंसेस को हम कहना शुरू कर देते हैं यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। नॉन रिकरिंग नेचर का मतलब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कई सालों में एक बार होता है, कई सालों में एक बार। फॉर एग्जाम्पल बेटे हमने मशीन खरीदी, अब बेटे अब 3 साल 4 साल में हम एक मशीन खरीदते हैं। यहां पर बेटे मेरे स्टूडियो में कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरा खरीदा गया था आज से 2 साल पहले। अब तो दोबारा मैंने कैमरे के ऊपर पैसे खर्च नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि सर जो कैमरा हमने खरीदा था उसका जो बेनिफिट मिलना था वो तो मिल ही रहा है, अभी ही मिल रहा है, फ्यूचर में मिलता रहेगा। यानी अब मुझे इन पे बार बार पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई खर्चा नॉन रिकरिंग है तो हमेशा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा ना। कोई भी चीज अकाउंटिंग के अंदर परफेक्ट नहीं है, कोई भी चीज अकाउंटिंग के अंदर अपने आप में यूनिवर्सल नहीं है।
मैं कह रहा हूं कि आपको उसके पीछे और गहराई तक सोचना पड़ सकता है। लेकिन अगर खर्चा नॉन रिकरिंग नेचर का है तो एक मतलब कि रीजनेबली प्रिज्यूम किया जा सकता है, स्वाभाविक तौर पे हम ये मान लेते हैं, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस है, इसका मतलब एक बार खर्चा कर दिया तो हमें फ्यूचर में लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट मिलते रहेंगे, तो शायद इसीलिए ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाए। क्योंकि नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, इसका मतलब बार बार आप पैसे खर्च नहीं कर रहे, तो 2 मिनट के लिए खुद सोचो कि आप बार बार पैसे क्यों खर्च नहीं कर रहे, वाई यू आर नॉट स्पेंडिंग द मनी अगेन एंड अगेन। क्योंकि सर एक बार खर्चा करने के बाद उससे बेनिफिट मिलता चला जा रहा है, मिलता चला जा रहा है, मिलता चला जा रहा है, और दोबारा उसके ऊपर पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं आ रही है, इसका मतलब वो नॉन रिकरिंग नेचर का है। और अगर वो खर्चा नॉन रिकरिंग नेचर का है तो फिर वो हो सकता है आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बेटे ये जो रिकरिंग नेचर का है ये आपको परफेक्ट आंसर तो नहीं देता कि ये एक्सपेंस रेवेन्यू है कि कैपिटल है, हां, लेकिन ये आपको एक इंडिकेशन जरूर दे सकता है, आपको एक जनरल आइडिया जरूर दे सकता है, इंडिकेशन और एक जनरल आइडिया आपको जरूर दे सकता है कि ये खर्चा आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंस हो सकता है, कि ये खर्चा आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद और क्या, एक पैरामीटर और भी है सर, वो क्या है, अगला पैरामीटर जो है बेटे उसके अंदर वो है पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब जो भी बिजनेस को मैनेज कर रहा है, जो भी खर्चे करने से रिलेटेड डिसीजंस ले रहा है, उसका अल्टीमेटली पर्पस क्या है। अगर वो कोई भी पैसे खर्च करता है और उस समय उस मैनेजमेंट का मानना यह है कि इस खर्चे से हम जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी बेनिफिट रिपोर्ट करके बात को खत्म कर देंगे, तो यहां पर मैनेजमेंट की खुद की इंटेंशन यहां पर शॉर्ट टर्म बेनिफिट लेने की होती है, तब ऐसी कंडीशन में हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंस कहना शुरू कर देते हैं। अगर मैनेजमेंट ने खरीदते समय ही यह डिसाइड कर लिया है कि हम इसको बहुत लंबे समय तक, भले ही आपने मशीन खरीदी हो सकता है कि मैनेजमेंट ने मशीन खरीदी, अब सर देखो ना तो कंपनी मशीन बनाने वाली है, दूसरा अगर पहली बात तो सर पहला पैरामीटर के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी मशीन नहीं बनाती, तो अकॉर्डिंग टू पर्पस यहां पर हो सकता है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले। दूसरा नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि कंपनी मशीन नहीं बनाती, ठीक है, मशीन नहीं बनाती। तीसरा सर मशीन, अगर मैनेजमेंट ने मशीन खरीदी है लेकिन यह खर्चा भी नॉन रिकरिंग का है, क्योंकि मशीन परचेज्ड सिर्फ इतना लिखा हुआ है, आगे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई। तो बेटे सोचो आप क्या सोचोगे, आप ये सोचोगे कि जिस कंपनी के बारे में हमको बताया जा रहा है वो कंपनी खुद मशीन तो बनाती नहीं है, उस कंपनी का मशीन खरीद के बेचने का तो बिजनेस है नहीं। उसके बाद आप ये भी सोचोगे कि भाई मशीन को लॉन्ग टर्म पर्पस से यूज किया जाएगा, क्योंकि नॉर्मली एक आदमी जब मशीन खरीदता है तो उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट की उम्मीद करता है। तो ऐसी कंडीशन में जब अगर मान लो कोई एक सिचुएशन बताई जाए, एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आए कि मशीन परचेज की, वेदर इट इज द रेवेन्यू और द कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो पहला आपका भाव क्या बनेगा, पहला भाव तो यही बनेगा कि सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर वहां पर मैनेजमेंट की इंटेंशंस है खरीदते समय कि हम इसका शॉर्ट टर्म बेनिफिट लेंगे, अभी प्रेजेंट में इसकी जरूरत है, खरीद लो क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन जैसी जरूरत खत्म होगी वैसे इसको बेच बाच के बराबर कर देंगे, तो यहां पर मैनेजमेंट की इंटेंशन एट द टाइम ऑफ इनकरिंग एक्सपेंसेस अगर शॉर्ट टर्म बेनिफिट लेने की है, तब तो आपको इसको रेवेन्यू एक्सपेंस ही क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो यहां पर मैनेजमेंट की इंटेंशंस क्या है, मैनेजमेंट के पर्पस क्या है, पर्पस का मतलब है इंटेंशंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर यहां पर मैनेजमेंट की इंटेंशन लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेने की है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेने की है, तब ये एक्सपेंस मैनेजमेंट के लिए हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर मैनेजमेंट की इंटेंशन यहां पर शॉर्ट टर्म बेनिफिट लेने की है, सर ये इंटेंशन कैसे पता चलेगी, वो तो बेटे क्वेश्चन के अंदर लिखा रहेगा। सर क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा रहा तो, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहा तो मान लेना थोड़ी देर के लिए कि भाई मैनेजमेंट की, फिर उसके बाद दूसरे पैरामीटर को चेक करना, मैनेजमेंट की इंटेंशन वाले पॉइंट को इग्नोर कर देंगे। अगर मैनेजमेंट की इंटेंशन शॉर्ट टर्म बेनिफिट लेने की है, मैनेजमेंट की इंटेंशन अगर शॉर्ट टर्म बेनिफिट लेने की है, तब इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंस मान लेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंस मान लेंगे। लेकिन बेटे मैनेजमेंट की इंटेंशन वाला पॉइंट किसी भी एक्सपेंस को रेवेन्यू या कैपिटल में क्लासिफाई करने के पहले करने के लिए यहां पर क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का दिया होना जरूरी है। अगर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर दी है तभी मैनेजमेंट की इंटेंशन वाले पॉइंट को कंसीडर किया जा सकता है, अदरवाइज आप मैनेजमेंट की इंटेंशन वाले पॉइंट को किसी भी एक्सपेंस को क्लासिफाई करते समय कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, इसके अलावा फिर आप दूसरे पैरामीटर को चेक करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगला
अगला बेटे जो पॉइंट है जिसके अंदर इंस्टीट्यूट ने बड़े खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन बना रखे हैं वो है अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन या नॉमिनल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑब्लिक एक्सपेंस। सुनो, आप जो भी खर्चा करते हैं बेटे वो खर्चा या तो छोटे मोटे अमाउंट का होगा और या तो वो खर्चा एक बड़े अमाउंट का हो सकता है। जो भी खर्चा आप कर रहे हैं, वॉट एवर एक्सपेंस यू आर एक्सपेंडिंग, आप वो या तो खर्चा छोटे मोटे अमाउंट का होगा या तो वो खर्चा बड़े अमाउंट का होगा। बात तो सही है। सुनो बेटे, हमने प्रिंट आउट निकालने के लिए कुछ पेपर की जरूरत पड़ती है और हम अक्सर ही पेपर खरीदते हैं। बताओ बेटे, हम ये जो पेपर खरीदते हैं ये खर्चा हमारे लिए, हम जो भी पेपर परचेस कर रहे हैं ये खर्च परचेस किया हुआ पेपर ये नॉमिनल अमाउंट का है कि बड़े अमाउंट का होगा? ये जो पेपर खरीदे जा रहे हैं ये बेटे सस्ते यानी इसमें हमारे टोटल एक्सपेंडिचर का बहुत छोटा हिस्सा खर्च हो रहा है कि बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है? सर फोटोकॉपी पेपर है, इसमें कितने पैसे लगते होंगे? सर 150-200 रुपए में तो पूरा का पूरा बंडल आ जाता है जिसके अंदर 500 शीट होती है। बात तो सही है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर खर्चे का जो अमाउंट है ये आपका रिलेटेड है अमाउंट ऑफ एक्सपेंस से। अमाउंट ऑफ एक्सपेंस हो सकता है कि आपका जो खर्चा हो उस पे आप जो पैसे खर्च कर रहे हैं उस पे पैसे खर्च हो वो नॉमिनल अमाउंट के हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि आप जो पैसे खर्चा करें उसके अंदर ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व हो। ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होने का मतलब यहां पर यह है कि भाई आप इसके अंदर बड़ी रकम खर्च करने वाले हैं, अच्छे खासे पैसे खर्च हो। सोचो ना बेटे, हम ये फोटोकॉपी पेपर खरीदते हैं, ठीक, स्टूडेंट्स को अपनी सर्विसेज देने के लिए बेटे हम भारत पब्लिकेशन वालों ने बुक पब्लिश कर रखी है, लेकिन भारत पब्लिकेशन वालों से हम अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड करने के लिए हम भी भारत पब्लिकेशन वालों से पैसे देके लेते हैं। तो ये सारे खर्चे क्या हैं? नॉमिनल अमाउंट के खर्चे हैं। अब ये अगर नॉमिनल अमाउंट के खर्चे हैं तो जनरली जो नॉमिनल अमाउंट के खर्चे होते हैं उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंस मान लेते हैं। अब इसके अंदर एक नई समस्या खड़ी होती है। मैंने बेटे कैलकुलेटर खरीदा, आराम से सोचना बेटे, जवाब आपको देना है, मैं आपसे आंसर की उम्मीद कर रहा हूं इस बार। मैंने बेटे कैलकुलेटर खरीदा, अगर मैं इस कैलकुलेटर के खर्चे को क्लासिफाई करना चाहूं रेवेन्यू एक्सपेंस एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो आपके हिसाब से इस कैलकुलेटर के खर्चे को 300 रुपए के खर्चे को मुझे रेवेन्यू एक्सपेंस कहना चाहिए या कैपिटल एक्सपेंडिचर कहना चाहिए? जवाब दो बेटे, क्योंकि अगर आपने अभी डिसीजन नहीं लिया तो फिर एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उस समय तो आपको डिसीजन लेना ही है। तो मेरी उम्मीद है कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस। हां बेटे, यहां पर अब यहीं पर एम्बिग्यूटी आ गई। पारस का कहना है कि सर ये रेवेन्यू एक्सपेंस होना चाहिए, उत्कर्ष का कहना है कि सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। दोनों के जवाब सही है बेटे। है सर, दोनों जवाब सही कैसे हो सकते हैं? हां सुनो, अगर मैं दूसरे पैरामीटर को देखूं तो सबसे पहली बात, खर्चा नॉन रिकरिंग नेचर का है। 3 साल पहले कैलकुलेटर खरीदा था बेटे मैंने, आज भी चल रहा है, वैसे ही चल रहा है, बस बैटरी बदलवानी पड़ती है, बाकी कैलकुलेटर चल रहा है अपना। अगर देखा जाए तो आई एम एक्सपेक्टिंग द लॉन्ग टर्म बेनिफिट आउट ऑफ दिस कैलकुलेटर। अब मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट इसमें दिखता है, पहली शर्त पूरी हो गई, एंड्यूरिंग बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, इसीलिए बेटे मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। दूसरी बात बेटे, क्या मेरी इंटेंशन थी ये कैलकुलेटर खरीद के लाऊंगा और अपने बच्चों को बेच बेच के पैसे कमाऊंगा, अपने स्टूडेंट को बेच बेच के पैसे कमाऊंगा? नहीं सर, ये वाला काम थोड़े ना। आपका बात भी सही है। तो बेटे मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं इसमें प्रॉफिट कमाने वाला हूं या इसको बेच बेच के प्रॉफिट लेके आने वाला हूं। यहां पर मेरी इंटेंशन भी नहीं है कि मैं इसको बेचूंगा। मेरा तो उम्मीद है कि भाई मुझे बच्चों को पढ़ाना है, अपने स्टूडेंट्स को सर्विसेज देनी है, उन सर्विसेज को देने के लिए मैं इस कैलकुलेटर को लंबे समय तक इस्तेमाल करता रहूंगा। तो ये मेरे लिए क्या हो जाना चाहिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अदर पैरामीटर पे सोचूं तो, लेकिन अगर मैंने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया तो वैसे तो क्या होना चाहिए? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं बेटे यहां पे उत्कर्ष का जवाब सही। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी होती है, अगर मैंने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया तो ऑटोमेटिकली बेटे मैं इसको अपनी एसेट कहना शुरू कर दूंगा, और अगर मैं इसको अपनी एसेट कहूंगा तो मुझे इसको अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हर साल मुझे इस पे अपनी डेप्रिसिएशन, अगर 11th 12th में कॉमर्स पढ़ रखी होगी तो आपने एक टॉपिक भी पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन, ठीक। जिन लोगों ने कॉमर्स नहीं पढ़ रखी है, जो साइंस के स्टूडेंट हैं, उनको ये एग्जांपल और बाद में भी समझ में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बेटे मुझे इसको अपनी बैलेंस शीट में एसेट में लिखना पड़ेगा, हर साल मुझे इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, मुझे इसकी क्लोजिंग बैलेंस निकालनी पड़ेगी, क्लोजिंग बैलेंस निकाल के हर साल मुझे इसको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। तो बेटे अब एक नई समस्या खड़ी हो गई, जितने रुपए का तो खर्चा नहीं है उससे ज्यादा खर्चा तो बेटे इसकी अकाउंटिंग में लग जाएगा।
कैलकुलेटर खरीदा 300 रुपए का, लेकिन क्योंकि ये कैलकुलेटर 5 साल तक चलने वाला है और क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो आपको इसकी सेपरेट अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, और सेपरेट अकाउंटिंग करने के चक्कर में आप इसके ऊपर इतने ज्यादा पैसे खर्च कर देंगे कि शायद जितने रुपए का तो खर्चा ही नहीं था। तो बेटे क्या आपको ये समझदारी लगती है कि खर्चा है 300 रुपए का और ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ दिस कैलकुलेटर हमने सिर्फ इसकी अकाउंटिंग करने के लिए 1000 रुपए खर्च कर दिए? बोलो ना, कहीं से ऐसा लगता है क्या? नहीं लगता सर। तो मैंने कहा भले ही ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, हमने क्या खरीदा बेटे? कैलकुलेटर खरीदा था। अब कैलकुलेटर के साथ में दो शर्तें पूरी हो रही थी। एक तो बेटे यहां पे लॉन्ग टर्म बेनिफिट था, एक तो बेटे यहां पर लॉन्ग टर्म बेनिफिट था, और यहां पर जो मैनेजमेंट की इंटेंशंस थी, मैनेजमेंट की इंटेंशन भी ये बता रही थी कि हम इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेंगे, हम इसको बेचेंगे नहीं। तो ऐसे पैरामीटर पे देखा जाए तब तो ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लासिफाई करके इसकी सेपरेट अकाउंटिंग नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने कहा कि बेटे भले ही ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, लेकिन मैं इसकी ट्रीटमेंट रेवेन्यू एक्सपेंस जैसी करूंगा। सर लेकिन इससे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी ना। मैंने कहा क्या? सर आपने पहली क्लास में समझाया था कि अगर खर्चों की क्लासिफिकेशन गलत हुई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर खर्चों की क्लासिफिकेशन गलत हुई तो सही प्रॉफिट या लॉस नहीं निकलेगा, अगर खर्चों की क्लासिफिकेशन गलत हुई तो सही फाइनेंशियल पोजीशन भी पता नहीं चलेगी। तो सर जो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंस लिख दोगे तो आपको ऐसा नहीं लगता प्रॉफिट गलत निकलेगा? बेटे तुम्हारा साल भर का टर्नओवर है 200 करोड़ रुपए का, तुम्हारे बिजनेस के अंदर जो पूरी की पूरी एसेट इन्वेस्टेड है उनकी वैल्यू है बेटे 500 करोड़ रुपए की। 500 करोड़ रुपए की एसेट लगा रखी है आपने बिजनेस के अंदर, हर साल 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करते हो, और बात कर रहे हो कि सर 300 रुपए के खर्चे का कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लासिफाई कर देंगे तो हमारे प्रॉफिट की पिक्चर बिगड़ जाएगी, ट्रू एंड फेयर भी बिगड़ जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल? ये खर्चा ही इतने कम अमाउंट का है, ये खर्चा ही इतने नॉमिनल अमाउंट का है कि मैं इसकी अगर गलत क्लासिफिकेशन कर भी दूं तब भी मेरे प्रॉफिट के ऊपर ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा कि ये प्रॉफिट अचानक बिल्कुल लोगों को मिस रिप्रेजेंटेशन जैसा गलत प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाए, ट्रू एंड फेयर व्यू मेरा खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होगा। इसलिए अकाउंटिंग ने हमको एक छूट दे रखी है, ये बेटे हमको एक इंडिपेंडेंट मिली हुई है, हमको एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला हुआ है कि अगर कोई खर्चा आपको ऐसा लगता है कैपिटल एक्सपेंडिचर है लेकिन बड़े नॉमिनल अमाउंट का है, तब उसको आप चाहो तो रेवेन्यू एक्सपेंस मान सकते हो, आपको उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर कर लेना चाहिए। ऐसा हमारी अकाउंटिंग हमको एक छूट देती है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटे यहां पे ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है, ट्रांजैक्शन का अमाउंट इममटेरियल है। तो सर अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, कोई भी खर्चा हुआ, कोई भी रिसिप्ट आई, अगर वो इममटेरियल नेचर की हो, बहुत छोटे अमाउंट की हो, जिसका होना और नहीं होना सब बराबर हो, तो उसकी क्लासिफिकेशन कुछ भी की जा सकती है। हाँ बेटे उसकी क्लासिफिकेशन कुछ भी की जा सकती है। कुछ भी का मतलब अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंस है तब तो उसको रेवेन्यू ही लिखेंगे, अगर वो कैपिटल आइटम है तब भी हम उसको रेवेन्यू आइटम मान लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर अमाउंट बहुत छोटी है, इममटेरियल आइटम है, और इममटेरियल आइटम में कैपिटल को आपने रेवेन्यू भी कंसीडर कर लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सर रेवेन्यू को कैपिटल क्लासिफाई कर देंगे क्या? ना, ऐसा काम नहीं करना बेटे। मैंने ये नहीं कहा कि अगर खर्चा, मैंने ये कहा है कि अगर खर्चा छोटे अमाउंट का है तो भले ही वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंस मान लेना। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि अगर खर्चा बड़े अमाउंट का हो तो भले ही वो रेवेन्यू एक्सपेंस हो, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेना। मैंने ऐसा नहीं कहा बेटे, याद रखें। मैंने कहा कि खर्चा अगर नॉमिनल अमाउंट का हो, तब अगर खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो तब भी आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान सकते हैं। लेकिन मैंने यह बिल्कुल भी नहीं कहा कि अगर खर्चा बड़े अमाउंट का हो तो अगर इसका एक्चुअल नेचर रेवेन्यू एक्सपेंस हो तब भी हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलना शुरू कर देंगे। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा काम मत करना बेटे धोखे से। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपका खर्चा बड़े अमाउंट का है, इसका मतलब इसका नेचर क्या बन गया बेटे? अगर आपका खर्चा बड़े अमाउंट का है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली दिस एक्सपेंस इज मटेरियल इन नेचर। और अगर कोई भी खर्चा मटेरियल नेचर का एक्सपेंस हो तब उसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं हो सकती। कोई भी मटेरियल एक्सपेंस हो, उस मटेरियल एक्सपेंस की प्रॉपर क्लासिफिकेशन होनी जरूरी है। कोई भी मटेरियल एक्सपेंस हो, उसकी जब तक प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं होगी तब तक आपकी अकाउंटिंग सही नहीं हो सकती। तो याद रखना बेटे, अगर नॉमिनल अमाउंट का एक्सपेंस है, छोटा मोटा कोई खर्चा है,
तो भले ही उसका अगर उसका नेचर रेवेन्यू एक्सपेंस है तब तो कोई बात ही नहीं है, उसको तो रेवेन्यू लिखेंगे। लेकिन अगर उसका अदर पैरामीटर पे बेसिक नेचर कैपिटल बनता है लेकिन खर्चे का अमाउंट बहुत छोटा है तो हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंस क्लासिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर खर्चे का अमाउंट बड़ा है, ह्यूज एक्सपेंडिचर है, बड़ा पैसा आपने खर्च कर रखा है, तो अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंस होगा तो आपको उसको रेवेन्यू ही लिखना पड़ेगा, और अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ही क्लासिफाई करेंगे। ये नहीं करेंगे कि बड़े अमाउंट का खर्चा है इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि सर ने कहा था छोटे अमाउंट का खर्चा तो रेवेन्यू मान लेना ना। आप बेटे मेरी एक बात का मतलब दूसरे से कनेक्ट नहीं कर सकते। मैंने पहली बात ये कही कि अगर छोटे अमाउंट का खर्चा है तो उसको रेवेन्यू मान लेना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े अमाउंट का खर्चा है तो उसको कैपिटल ही मान लेना। बड़े अमाउंट का खर्चा है तब तो दूसरे पैरामीटर पे टेस्ट करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म बेनिफिट की लॉन्ग टर्म बेनिफिट, मैनेजमेंट की इंटेंशन क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, रिकरिंग नेचर का है कि नॉन रिकरिंग नेचर का है, इन पॉइंट्स के ऊपर फिर उसकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी। उसके अंदर आप जुगाड़ नहीं बैठा सकते। यहां तक पॉइंट क्लियर है बेटे? दीज आर द 5 डिफरेंट पैरामीटर ऑन विच वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द एक्सपेंसेस इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल। बोलो बेटे जल्दी बताओ, किसी को यहां तक कोई डाउट है, हाँ या ना? क्या किसी को कोई डाउट है बेटे? बात समझ में आ गई, हां या ना? नो सर, ऑल ओके। उत्कर्ष का आंसर आया ऑल ओके। ठीक है बेटे, आगे सुनो। अब मैंने यहां पर थोड़ा सा थ्योरी को रोक के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सर ऐसा क्यों? थोड़े से यहां पे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो एक आपकी और अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी, किन खर्चों को रेवेन्यू कहते हैं, किन खर्चों को कैपिटल कहते हैं। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं लगभग उसी टाइप के क्वेश्चन भी हम भी क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो एक हो जाएगा कि चलो ये वाला चैप्टर तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। बेटे इन चैप्टर्स को क्लास के अंदर जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस करने हैं उसके नोट्स मैंने कल आपको व्हाट्सएप पे ट्रांसफर किए थे। क्या आप सभी लोगों ने नोट्स डाउनलोड कर लिए हैं, हां या ना? बताओ बेटे, क्या आप लोगों ने आज की क्लास के लिए जो नोट्स थे वो मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर किए थे, क्या आपने वो नोट्स डाउनलोड कर लिए हैं? यस सर, वेरी गुड। तो बेटे इसी तरीके से हमारी हर क्लास के अंदर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस होने वाले हैं, कल हालांकि ये पॉसिबल नहीं हो पाया कि मैं आपको उसको ईमेल आईडी पे शेयर करूं, लेकिन अगली क्लासेस के अंदर अगला जब भी कोई नया टॉपिक शुरू होगा उसके जो नोट्स होंगे वो आपके ईमेल आईडी पर भी आपको शेयर कर दिए जाएंगे, साथ में आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दिए जाएंगे। और यही नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी होंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल को आप लोग बेटे मेरे टेलीग्राम चैनल को प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने का सिर्फ रीजन इतना है कि अगर कोई भी एडिशनल स्टडी मटेरियल मुझे अपने स्टूडेंट तक पहुंचाना होता है, कॉमनली सभी को, जो पुराने हैं नए हैं सबको पहुंचाना होता है, तो मैं नॉर्मली बेटे मैं उसके लिए अपने टेलीग्राम चैनल का इस्तेमाल ज्यादा करता हूं। तो हो सक बेटे आप लोगों ने कल नोट्स डाउनलोड कर लिए। क्लास के अंदर हमने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करना है, सिर्फ और सिर्फ जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करना है वही आपको इस तरीके से व्हाट्सएप पे, मेल आईडी के थ्रू या टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिलेंगे। बाकी जो असाइनमेंट के क्वेश्चन होंगे, जिन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है, जिन क्वेश्चन को आपने फाइनली सॉल्व करना है, वो क्वेश्चन बेटे आपको आपकी जो बुक आपको मिली है इसी बुक में से होंगे। इतना करने के बाद आपकी सीए फाउंडेशन के लिए अकाउंट की तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। आज की क्लास बेटे लगभग हमारी आधे घंटे लेट शुरू हुई एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। वो इसीलिए क्योंकि बेटे अब थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया, बार बार एक ही मैसेज आ रहा था, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, तो उसी को ठीक करने में थोड़ा समय लग गया। ठीक, तो मेरी उम्मीद है बेटे इन 5 पॉइंट को आप लोग एक बार जो मैंने, अच्छा एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने साथ साथ लिखा है, हां या ना? जल्दी आंसर दे बेटे। जो मैंने क्लास के अंदर नोट्स बनाए हैं इन नोट्स को आपने मेरे साथ साथ लिखा है, हां या ना? यस सर लिखा है, वेरी गुड। तो बेटे एक बार आप इन नोट्स को पढ़ लेंगे। अगर आपने अभी तक जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं उसका प्रिंट आउट नहीं निकाला होगा तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे, और ये प्रिंट आउट आपको संभाल के रखने हैं। कब तक? जब तक आपका सीए फाउंडेशन नवंबर 2021 का एग्जाम नहीं हो जाता, क्योंकि इन्हीं प्रिंट आउट के अंदर वो क्वेश्चन भी हैं जो आगे जाके हम रिवीजन क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यह भी हो सकता है कि रिवीजन क्लास के लिए मैं कुछ अलग से ही क्वेश्चन ले आऊं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो यह भी हो सकता है कि इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन मैं रिवीजन क्लास के अंदर डिस्कस करूं। यह भी हो सकता है कि मैं रिवीजन क्लास के लिए कुछ नए क्वेश्चन लेके आ जाऊं। लेकिन अगर मैं रिवीजन क्लास में कुछ नए क्वेश्चन डिस्कस करता हूं तब हो सकता है कि प्रैक्टिस करने के लिए इन्हीं में से मैं कोई क्वेश्चन दूं, और यही क्वेश्चन आपके आगे रिवीजन के लिए बेस बनेंगे। इसलिए इन नोट्स को आपने अपने नवंबर 2021 अटेम्प्ट तक के लिए संभाल के रखने हैं। इसलिए आप इसका एक प्रिंट आउट निकालें, प्रिंट आउट निकाल के प्रॉपर एक फाइल बनाएं और इसके अंदर डेली बेसिस पर फाइलिंग करते रहें। ठीक है सर, ओके।
बस बेटे अब इसके आगे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कल से हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। कल हमारा पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद फिर हम जाएंगे कल रिसिप्ट की क्लासिफिकेशन करने में, किन रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है और किन रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाता है, उस पर क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर भगवान का कल आशीर्वाद रहा बेटे, प्रभु की अगर कृपा रही, तो कल हमारी क्लास बिल्कुल शार्प 9 बजे शुरू हो जाएगी और 9 बजे से लेकर 10:30 में हम बहुत सारा हिस्सा इस चैप्टर का कवर कर लेंगे। ठीक है सर, तो बेटे आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। सारी बातें बेटे आपको समझ में आ गई? एक बार जल्दी से जवाब दे दो बेटे, क्या सारी बातें आपको समझ में आ गई? यस सर, चलो बेटे सारी बातें समझ में आ गई हैं। तो बाकी क्लास का डिस्कशन हमारा कल होगा। तब तक के लिए दोस्त बाय बाय।